हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 12th स्टैंडर्ड का कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स 2 में अगर लास्ट के 2 चैप्टर्स को छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा मैथ्स 2 ही कैलकुलस है। इसीलिए आप लोग एक भी चैप्टर मैथ्स 2 का मिस नहीं कर सकते। अगर एक भी चैप्टर मिस करोगे तो हो सकता है कि ऑलमोस्ट पूरा मैथ्स 2 आप लोगों को ऑप्शन में छोड़ना पड़ जाए। इसीलिए एक भी चैप्टर को मिस नहीं करना है, हर एक चैप्टर को अच्छे से करना है। ठीक है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, तो उम्मीद करता हूं कि सारे बेसिक्स और फॉर्मूले आप लोगों को याद होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग चेन रूल को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स चेन रूल। तो शुरुआत करेंगे डिफरेंशिएशन से ही। डिफरेंशिएशन बेसिकली प्रोसेस है डेरिवेटिव को फाइंड करने का। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव को फाइंड करने का प्रोसेस है। अब ये डेरिवेटिव क्या बला है? तो डेरिवेटिव का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अपने पास दो ही तरीके के रेट ऑफ चेंज होते हैं, एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा और आप लोगों को आपके फिजिक्स के टीचर्स ने भी ये बताया होगा। ठीक है ना, और अगर नहीं पता है किसी को तो डेरिवेटिव्स पे कुछ बेसिक वीडियोस मैंने भी बनाए हुए हैं, ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगी। उन वीडियोस को ब्राउज आप लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ से डेरिवेटिव का बेसिक और फिजिकल मीनिंग को समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये जो डिफरेंशिएशन होता है, इसको निकालने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, वो आप लोगों को याद होने चाहिए, उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला है दैट इज d/dx ऑफ k इक्वल टू 0, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। k क्या है यहाँ पर k जो है ये कांस्टेंट है। k क्या है? कांस्टेंट है। और ये जो d/dx लिखा हुआ है ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है ना, d/dx का मतलब डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम लोग किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर x लिखा है, मतलब डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है? x के रिस्पेक्ट में निकल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो d/dx ऑफ k का मतलब डेरिवेटिव ऑफ k विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ k विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकल रहा है और किसका निकल रहा है? k का निकल रहा है। k कांस्टेंट है, इसीलिए इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो कांस्टेंट अकेला है इसीलिए उसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है, लेकिन अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आ जाए, x के किसी फंक्शन के साथ आ जाए तो उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। फिर क्या होगा? तो सेकेंड वाला फॉर्मूले से समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि जो कांस्टेंट है ये किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाए और हमें इस पूरे का डेरिवेटिव निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो कांस्टेंट है इसको डेरिवेटिव के बाहर फेंक देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? और डेरिवेटिव सिर्फ फंक्शन का निकालेंगे। ठीक है, कांस्टेंट क्या हो गया? डेरिवेटिव के बाहर निकल गया और फंक्शन का डेरिवेटिव निकलेगा। समझ में आ गया? तो क्या हो गया? बाहर डेरिवेटिव के, और डेरिवेटिव किसका निकल रहा है? फंक्शन का निकल रहा है। एग्जाम्पल लेकर के फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूले को समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि आपको कहा गया कि बताओ d/dx ऑफ 5 क्या होगा। तो 5 क्या है? कांस्टेंट है, इसीलिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 5 मान लो sin x के साथ आ गया और इस पूरे का डेरिवेटिव आपको निकालने के लिए कहा गया, तो इसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। हम क्या करेंगे? 5 को कांस्टेंट होने की वजह से डेरिवेटिव के बाहर फेंक देंगे और डेरिवेटिव निकलेगा किसका? sin x का। अब ये तो सभी को पता है कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। देखो वहाँ पर भी लिखा हुआ है और आप लोगों ने इसको फिजिक्स के अंदर भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है। तो 5 sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 5 cos x हो जाएगा। समझ में आ गया? जब भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को बाहर फेंकोगे और फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे। अगला फॉर्मूला देखते हैं जो कुछ इस तरीके से है, d/dx ऑफ x रेज टू n का मतलब d/dx ऑफ x रेज टू n। ठीक है, अब d/dx ऑफ x रेज टू n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू x रेज टू n माइनस 1। x की जो भी पावर होगी उसको आप क्या करोगे? सामने मल्टीप्लिकेशन में लेकर आ जाओगे और 1 से कम कर दोगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, d/dx ऑफ x रेज टू 5 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर क्या है? 5 है, तो 5 क्या हो जाएगा? सामने मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और x की पावर को 1 से कम कर देंगे, 5 माइनस 1 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? उसी तरीके से अगर d/dx ऑफ x रेज टू -3 आपको दिया गया, तो आप क्या करोगे? -3 को सामने लेकर आ जाओगे, जो कि x की पावर है, और क्या करोगे? x की पावर को 1 से कम कर दोगे, यानी कि हो जाएगा x रेज टू -3 माइनस 1। -3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? अभी आया कैसे?
तो इसको ही तो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। डिफरेंशिएशन निकालने का जो बेसिक तरीका अपने पास है वो है फर्स्ट प्रिंसिपल। एक्चुअल तरीका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते हैं। और ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये बेसिकली शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। जो हमसे पहले लोग गए हैं उन्होंने क्या किया, फर्स्ट प्रिंसिपल से सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव निकाले। उन्होंने देखा कि x⁻n का डेरिवेटिव जब फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला जा रहा है तो वो ये आ रहा है, तो उन्होंने ये बोल दिया कि भाई ये एक फॉर्मूला है। उन्होंने क्या बोला कि x⁻n का डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, n × x⁻n−1 आएगा। तो एज ए फॉर्मूला उन्होंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया अपने सामने। तो ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली शॉर्टकट्स है। sin x का डेरिवेटिव निकाला गया फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो क्या मिला, cos x मिला। इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, इसको एज अ फॉर्मूला याद रख लो। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी फॉर्मूले से कुछ और चीज़ें डिराइव की जाती है ना, मतलब ये नए फॉर्मूले तो नहीं है, लेकिन इनको एज अ फॉर्मूला याद रखोगे तो बेटर रहेगा। क्यों, क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये निकलते यहीं से हैं, लेकिन इनको अलग से एज अ फॉर्मूला याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। कैसे आया, तो √x को आप क्या करो, x⁻² लिखो, है ना। √x को ऐसे ही लिखते हैं, तो √x को लिख लो x⁻² और x⁻² पे ये वाला फॉर्मूला लगा दो, आपको 1/2√x मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। उसी तरीके से 1/x का जो डेरिवेटिव होगा, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। कैसे आया ये, तो 1/x को क्या करो, x⁻1 लिख लो, है ना। 1/x x⁻1 लिखा जा सकता है। अब x⁻1 पे क्या करो, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, आपको -1/x² मिल जाएगा। समझ में आ गया। ओके अब लास्ट वाला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ kx, डेरिवेटिव ऑफ kx, ठीक है। देखो कांस्टेंट है k और x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, k आता है। इसका डेरिवेटिव क्या आता है, k आता है। हमने क्या किया, k को कांस्टेंट होने की वजह से डेरिवेटिव के बाहर फेंका और सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, यानी कि x का डेरिवेटिव निकाला। x का डेरिवेटिव होता है 1, x का डेरिवेटिव होता है 1, इसको भी ध्यान में रखो, x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो x का डेरिवेटिव 1 निकालेंगे तो k × 1 हो जाएगा, k × 1 क्या होता है, k ही होता है। समझ में आ गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 5x का डेरिवेटिव बताओ, तो 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 होगा। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं ट्रिक फंक्शंस की तरफ। तो पहला ट्रिक फंक्शन है sin x। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, cos का होता है -sin, tan का होता है sec², cot का होता है -cosec², sec का होता है sec x × tan x, cosec का होता है -cosec x × cot x। ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को बाय हार्ट होने चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अब कन्फ्यूजन होता है कि सर माइनस कहाँ है कहाँ नहीं है, तो इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा तरीका है, उसको ध्यान में रख लो। जिस ट्रिक फंक्शन के पास c होगा, जिस ट्रिक फंक्शन के पास c होगा उसका डेरिवेटिव नेगेटिव में आएगा। जिस ट्रिक फंक्शन के पास c होगा उसका डेरिवेटिव नेगेटिव में आएगा। cos x के पास c है, उसका डेरिवेटिव माइनस में आ रहा है, cot x का डेरिवेटिव माइनस में आ रहा है और cosec x का भी डेरिवेटिव माइनस में आ रहा है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की तरफ। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। लेकिन ध्यान में रहे ये जो log है ये नेचुरल log है, यानी कि इसके बेस में क्या है, e है, इसके बेस में क्या है, e है। उसी तरीके से यहाँ पर भी log दिख रहा है, इसके भी बेस में क्या है, e है। समझ में आ गया। अच्छा सर अगर log के बेस में e नहीं रहा तो उसका डेरिवेटिव 1/x नहीं होगा, नहीं, उसका डेरिवेटिव 1/x नहीं होगा। फिर क्या होगा उसको देखते हैं अभी। तो इसको ध्यान में रखो, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। उसी तरीके से a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, a⁻x × log of a, a⁻x × log of a। अब यहाँ से एक और एक फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। d/dx ऑफ, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ d/dx ऑफ e⁻x क्या होगा, तो आप बोलोगे e⁻x × log of e। बात समझ में आ रही है। जिस तरीके से इस पे फॉर्मूला लगा है इस पे भी लगा लो फॉर्मूला, तो e⁻x का डेरिवेटिव हो जाएगा e⁻x × log of e। लेकिन log of e की वैल्यू क्या होती है, log of e की वैल्यू होती है 1, log of e की वैल्यू होती है 1। तो e⁻x × 1 करोगे तो क्या मिलेगा, e⁻x ही मिलेगा। इसीलिए e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x होता है। समझ में आ गया। अब जो भी log अपने को डेरिवेटिव में दिखेंगे वो सब नेचुरल log होंगे, यानी कि उनके बेस में e होगा। सर अगर log के बेस में e नहीं रहा, कुछ और रहा, जैसे कि मान लो आपको बोला गया कि बताओ log of x to the base a का डेरिवेटिव क्या होता है। अगर इसका डेरिवेटिव मांग लिया तो आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव 1/x नहीं लिखोगे, इसका डेरिवेटिव 1/x नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि बेस में e नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, अब बेस में e लाना है। बेस में e लाओगे कैसे, तो लोगैरिथम्स के अंदर आप लोगों ने चेंज ऑफ बेस लॉ को
पढ़ा होगा। चेंज ऑफ बेस लॉ लगाएंगे, बेस में ई लाएंगे एंड देन उसके बाद डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। अगर किसी को लॉस के बारे में नहीं पता है लॉग के, तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर भी एक लॉगरिथम्स की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहाँ जा करके उन वीडियोस को देख लेना, तो वहाँ से आपको लॉग की लॉज और प्रॉपर्टी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, चेंज ऑफ बेस लॉ लगाता हूँ। चेंज ऑफ बेस लॉ में क्या होता है, चेंज ऑफ बेस लॉ में ऐसे होता है कि हम लोग log x टू द बेस a को ऐसे लिख लेते हैं, log x अपॉन log a, और इन दोनों के बेस में सेम बेस लगाते हैं अपनी मर्जी का, दोनों लॉग के बेस में अपनी मर्जी का बेस लगा देते हैं। अब अपने को कौन सा बेस चाहिए, ई वाला बेस चाहिए, तो ई लगा दो दोनों केस पर, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे जो डिनोमिनेटर है इसके पास तो x है ही नहीं, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है, इसके पास x नहीं है, इसीलिए क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया, और कांस्टेंट को डेरिवेटिव में रहने का कोई हक नहीं है, क्या करो, बाहर निकालो, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में log a टू द बेस e बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव किसका निकलेगा, सिर्फ log x टू द बेस e का निकलेगा। समझ में आ रहा है। डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है, तो इसके बदले क्या लिख लूँ, 1/x, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 × 1/x इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस e। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स देख लेते हैं। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स बेसिकली रूल्स हैं जो हमको बताते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और क्वोशंट पे यानी कि डिवीजन पे डेरिवेटिव्स को कैसे अप्लाई करना होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं जो कि एडिशन में है, और हमें क्या करना है, इन फंक्शन के एडिशन का डेरिवेटिव निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों फंक्शंस का इंडिविजुअल डेरिवेटिव निकालेंगे एंड देन उसके बाद ऐड कर लेंगे। बात समझ में आई, या फिर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो कि दो फंक्शंस का एडिशन करने के बाद डेरिवेटिव निकालो, या फिर डेरिवेटिव निकालने के बाद ऐड करो, बात एक ही है। और अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, दो फंक्शंस एडिशन में हैं, उनका डेरिवेटिव निकालना है, तो आप क्या करोगे, डेरिवेटिव को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। डेरिवेटिव इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। दो फंक्शंस का एडिशन हो रहा है, उनका डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि क्या करो, डेरिवेटिव दोनों को दे दो, समझ में आ गया। अच्छा, प्लस के साथ ऐसे हो रहा है, माइनस के साथ भी ऐसे होता है क्या, हाँ, अगर बीच में माइनस होगा तब भी ऐसे ही करेंगे, तब भी ऐसे ही करेंगे। एग्जाम्पल लेकर के बता देता हूँ। मान लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस cos x निकालने के लिए कहा गया, तो आप क्या करोगे, ये डेरिवेटिव साइन को भी दे दोगे और कॉस को भी दे दोगे, यानी कि आपको क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ साइन प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस निकालना है। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ठीक है। तो sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x माइनस sin x, समझ में आ गया। चलो, माइनस के लिए भी ऐसे ही होता है। इनटू के लिए रूल थोड़ा सा अलग है, जिसको आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के अंदर यूवी रूल से भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, u इंटू वी रूल। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, उनका डेरिवेटिव निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे, इनटू में दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस करके दूसरे को एज इट इज़ रखेंगे, इनटू में पहले का डेरिवेटिव, ठीक है, समझ में आ गया। दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो कैसे डेरिवेटिव निकलेगा, पहला फंक्शन एज इट इज़ इनटू में डेरिवेटिव ऑफ दूसरा, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज़ इनटू में डेरिवेटिव ऑफ पहला। क्लियर हुआ। अच्छा, अब क्वेश्चन पे भी देख लेते हैं, यानी कि डिवीजन पे कैसे लगता है। तो डिवीजन पे हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, द होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। नीचे वाला इनटू में डेरिवेटिव ऊपर वाला, माइनस ऊपर वाला इनटू में डेरिवेटिव नीचे वाला, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। समझ में आ गया। इसको अगर पहले लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान रखो, पहले नीचे वाले को चुपचाप बिठाना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है माइनस में, फिर ऊपर वाले को चुपचाप बिठाना है, नीचे वाले का डेरिवेटिव लेना है, द होल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया। u इंटू वी रूल से भी बता देता हूँ। अगर u इंटू वी के टर्म्स में आएगा तो क्या करोगे, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ v माइनस प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ये u इंटू वी के लिए हो गया। u अपॉन v के लिए क्या होगा, v इंटू डेरिवेटिव u माइनस u इंटू डेरिवेटिव v अपॉन v का स्क्वायर। इस तरीके से आप लोगों ने u इंटू वी रूल को पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है। चलो, अब बढ़ते हैं चेन रूल की तरफ, लेकिन उससे पहले फिर से एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको देख लेते हैं, जो कि कंपोजिट फंक्शंस का है, ठीक है। इसको भी शायद आप लोगों ने फंक्शंस चैप्टर में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो देख लो अभी। मान लेते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन है, एक f ऑफ x है ax² प्लस bx प्लस c, जो कि क्वाड्रेटिक है, और दूसरा फंक्शन है g ऑफ x sin x, जो कि ट्रिक फंक्शन है। अगर मैं इस फंक्शन को इसमें इंसर्ट कर दूँ,
इस फंक्शन को इसमें इंसर्ट कर दूं या फिर इस फंक्शन को इसमें इंसर्ट कर दूं, तो जो नया फंक्शन अपने को मिलेगा उसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? कंपोजिट फंक्शन बेसिकली दो या दो से ज़्यादा फंक्शन से मिलकर के बना हुआ होता है। कंपोजिट फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को इंसर्ट कर देते हैं, या फिर ऐसे समझो फंक्शन के अंदर फंक्शन से फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन से फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो करके बता देता हूँ। पहले क्या करते हैं, fx को gx में इंसर्ट कर देते हैं, fx को gx में इंसर्ट कर देते हैं। तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, sin x में x की जगह, sin x में x की जगह ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दो। तो जो अपने को नया फंक्शन मिलेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, साइन ऑफ x की जगह क्या लिख रहा हूँ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बन गया नया फंक्शन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रिक फंक्शन में क्वाड्रेटिक फंक्शन इंसर्ट किया गया है, ट्रिक फंक्शन में क्वाड्रेटिक फंक्शन इंसर्ट किया गया है। अब ये जो फंक्शन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी कुछ लिखते हैं, उसको भी समझ लो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, g के अंदर, g ऑफ x के अंदर, g ऑफ x के अंदर fx को इंसर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे g ऑफ f ऑफ x। क्या किया हमने, g ऑफ x में x के बदले fx को डाल दिया। तो इसको लिखने का तरीका इस तरीके से होता है, g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, इसको प्यार से गॉफ x भी बोला जाता है या फिर गॉफ भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका, जैसे कि fx को gx में डाले उसी तरीके से gx को भी fx में डाल सकते हैं। तो वो कैसे हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ x, f के अंदर x की जगह क्या रख रहे हैं, gx रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x के बदले sin x आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को डालेंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को डालेंगे। तो इधर मैं x के बदले क्या डाल दूँ, sin x डाल दूँ। तो ये हो जाएगा a इंटू साइन एक्स का स्क्वायर, x का स्क्वायर यानी कि sin x का स्क्वायर, sin x का स्क्वायर हो जाएगा a साइन स्क्वायर x प्लस b इंटू एक्स के बदले अगेन sin x प्लस का c। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो दोनों फंक्शंस अपने को नए नए मिले हैं, इनमें दो फंक्शन का मिश्रण है, मिक्सचर है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कंपोजिट फंक्शंस कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। जिस तरीके से इसको गॉफ बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, फॉग बोलते हैं या फिर फॉगेक्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं चेन रूल की तरफ। चेन रूल क्या है, तो अगर आपसे कोई साइन एक्स का डेरिवेटिव पूछे तो आप बहुत आसानी से बता दोगे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। और अगर कोई इसका डेरिवेटिव पूछे कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो वो भी आप आसानी से बता दोगे। ए कांस्टेंट है, बाहर रख लो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 इंटू एक्स, तो ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2ax और बी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा b, सी का डेरिवेटिव 0, क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना। तो अगर कोई इसका डेरिवेटिव पूछे तो आप आसानी से बता दोगे कि 2ax प्लस b होता है, और sin x का डेरिवेटिव पूछे तो आप बता दोगे कि वो क्या होता है, cos x होता है। लेकिन अगर कोई इसका डेरिवेटिव पूछ ले या फिर इसका डेरिवेटिव पूछ ले, तब क्या करोगे, ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालने के लिए हमारी हेल्प करता है चेन रूल। समझ में आया, समझ में आया। कंपोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव को निकालने के लिए जो तरीका हम लोग अप्लाई करते हैं उसका ही नाम चेन रूल है, या फिर ऐसे बोलो कि चेन रूल हमें रास्ता बताता है कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालने का। क्लियर हो गया। अब वो निकालते कैसे उसको भी समझ लेते हैं। अब देख लेते हैं कि जो कंपोजिट फंक्शंस हम लोग ने बनाए थे उन फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे हम लोग निकालेंगे चेन रूल को यूज़ करके। ठीक है, तो पहले मैं क्या ले रहा हूँ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ले रहा हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया था, ट्रिक फंक्शन के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन को इंसर्ट किया था। हमें क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो मैं क्या सपोज करता हूँ कि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, ये एक्स है। अब ये क्या बन गया, साइन एक्स बन गया। और साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालने अपने को तो आता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ पर x थोड़ी है, x के बदले तो कुछ और है। तो पूरा बड़ा सा एक्सप्रेशन लिख लो, वो पूरा बड़ा सा एक्सप्रेशन लिख लो जो क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर रुकना नहीं है। चेन रूल ये कहता है कि जिसको आपने x माना था इनटू में उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। x किसको माना था हम लोग ने x ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को माना था। तो हम लोग इनटू में क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो अपना जो फाइनल आंसर होगा वो होगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इनटू में इसका डेरिवेटिव जो होता है 2ax प्लस
बी, है ना, डेरिवेटिव निकाल लो 2ax प्लस बी मिलेगा। तो ये क्या है, अपना फाइनल आंसर है। क्या किया हम लोग ने, साइन के साथ जो भी फंक्शन था उसको x मान लिए, साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया, cos x आ गया, x के बदले जिसको माने थे वो लिख दिए, और इनटू में जिसको x माने थे उसका भी डेरिवेटिव निकाल लिए। ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी करना है। तो हमें क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव निकालने आता है, लेकिन इसके अंदर तो ट्रिक फंक्शन भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक ही समझेंगे। मैं क्या मानता हूँ, ये जो साइन x है ये क्या है, x है, तो ये क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव निकालना बहुत आसान है, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ax स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2ax प्लस b। ठीक है, समझ में आ रही है बात। x किसको मान रहे हैं हम लोग, साइन x को मान रहे हैं, ध्यान रखो, x किसको मान रहे हैं, साइन x को मान रहे हैं, कैपिटल X ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में है ये, इसका डेरिवेटिव निकालो, क्या मिलेगा, 2ax प्लस b मिलेगा। क्या मिलेगा, 2ax प्लस b मिलेगा। लेकिन हमने जिसको x माना है इनटू में उसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। कौन बोलता है ऐसा, ऐसा चेन रूल बोलता है। समझ में आ गया। अब x किसको माना है हम लोग ने, साइन x को माना है, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ क्या कर लो, साइन x लिख लो। ठीक है, यहाँ पर भी साइन x लिख लो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a साइन x प्लस b इनटू में साइन x का डेरिवेटिव cos x, इनटू में साइन x का डेरिवेटिव cos x। क्लियर हुआ। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालते हैं। अब यहाँ पर हमने जो कंपोजिट फंक्शंस बनाए थे ये दो ही फंक्शंस को इस्तेमाल करके बनाए थे। ऐसे हो सकता है कि 3 फंक्शंस को इस्तेमाल करके कंपोजिट फंक्शंस बनाए जाए, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि 3 से ज़्यादा फंक्शंस को इस्तेमाल करके कंपोजिट फंक्शंस बनाए जाए। ठीक है, बहरहाल जितने भी फंक्शंस होंगे हमें क्या करना पड़ेगा, इनटू में करते करते उन सबके डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे। क्लियर हो गया। चलो, आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि चेन रूल से कैसे डेरिवेटिव को निकाला जाता है। रही बात एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। और इस एक्सरसाइज से पहले एक थ्योरम दिया हुआ है। इस चैप्टर में जितने भी थ्योरम्स दिए हुए हैं उन सारे थ्योरम्स को हम लोग चैप्टर के एंड में करेंगे। उसका रीज़न ये है कि ऑलमोस्ट सारे थ्योरम्स को प्रूफ करने का जो तरीका है वो एक जैसा ही है। इसीलिए मैं क्या करूँगा, आप लोगों को 1-2 थ्योरम्स बता दूंगा प्रूफ करके, एंड देन उसके बाद जितने भी थ्योरम्स बचेंगे वो सब आप लोग खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के साथ। जब तक कि इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।